वेलकम टू प्लेटफॉर्म ऑफ कॉन्सेप्ट चमकेगा। आज मैं वन शॉट सीरीज़ का नया सेशन लेके आया हूँ जो कि हमारे क्लास 10th के फिजिक्स का चैप्टर है ह्यूमन आई एंड एन कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, तो अपन ह्यूमन आई के बारे में स्टडी करेंगे इस पूरे सेशन में। इसमें आपको पूरा कंप्लीट रिवीजन करवाऊंगा मैं एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन। ठीक है, प्रॉपर आपको नोट्स दिए यहाँ पे, शॉर्ट नोट जो आपको रिवीजन में हेल्प करेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा ह्यूमन आई की, तो आप स्ट्रक्चर ऑफ आई के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हमारा जो ह्यूमन आई है बेसिकली क्या है, इट इज़ ए सेंसरी ऑर्गन जो कि हमें विजुअल एक्टिविटी देता है, मतलब हमें देखने में मदद करता है। जितने भी आपके आसपास जो भी चीज़ें हैं जो आप क्लियरली देख पाते हो, ठीक है, वो किसकी वजह से होता है? ह्यूमन आई की वजह से। अगर हमारे पास आई नहीं हो तो वी कांट सी एनीथिंग। ठीक है, तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे कि वो कैसे कैसे सभी चीज़ों को हमें विजिबल कराता है, कैसे हमारे ब्रेन तक वो इस इमेज को पहुंचाता है। ठीक है, कैसे वो सारे जो लाइट रेजेस को सेंस करता है, तो सारा जो भी चीज़ है इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद द स्ट्रक्चर ऑफ आई। ठीक है, तो स्क्रीन पे आपको डायग्राम दिखेगा यहाँ पे आई का। ठीक है, ध्यान से देखना इस डायग्राम को, यहाँ पे आपको दिखेगा पूरा स्ट्रक्चर आई का। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले क्या होता है, जब भी कोई इमेज हमारे आइज़ में बनती है, ठीक है, तो क्या होता है, लाइट एंटर करती है। अगर हमारे आइज़ में लाइट एंटर ना करे तो कोई इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, जब तक लाइट रेज किसी ऑब्जेक्ट से भिड़ के हमारे पास नहीं आती तब तक हम उस चीज़ को नहीं देख सकते। तो सबसे पहले देखो क्या होता है, जो लाइट है वो एंटर करती है हमारी आइज़ में। ठीक है, अगर लाइट एंटर नहीं करेगी तो इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, लाइट एंटर्स द आई थ्रू ए थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड द कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया। अब आप डायग्राम को देखिए, आपको डायग्राम में देखो कॉर्निया लेबल्ड होगा, जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। ठीक है, फ्रंट की तरफ से देखें तो सबसे जो इंटीरियर पोर्शन में जो आउटर मोस्ट लेयर है, जो थिन मेम्ब्रेन, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्निया। ठीक है, तो अब ये जो कॉर्निया है ना, ये क्या करता है, ये एक ट्रांसपेरेंट बल्ज सरफेस बनाता है आई बॉल पे। ठीक है, ये मतलब आई बॉल से सबसे जो अपर मोस्ट पार्ट होता है वहाँ पे एक एपिथेलियल होती है कॉर्निया थिन मेम्ब्रेन, जो कि क्या करती है, हमारे जो लाइट जो भी रेज है उसको कलेक्ट करती है। ठीक है, यहीं से सारा रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, अब देखो होता क्या है, अब कॉर्निया के थ्रू क्या करती है, लाइट एंटर करती है। ठीक है, अब कॉर्निया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की कॉर्निया में हमारे क्या है, ब्लड वेसल्स नहीं होती। ठीक है, तो अगर ये डैमेज हो जाती है तो इसके रिपेयरिंग में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, दूसरी बात, अब देखो कॉर्निया के जस्ट बाद हमें क्या मिलती है, जो हमारी आई बॉल है। ठीक है, अब आई बॉल जो ऑलमोस्ट स्पेरिकल होती है, आई बॉल की शेप हमारी क्या होती है, लगभग स्पेरिकल होती है, कंप्लीटली नहीं होती बट हम बोलते हैं फिर भी। और इसका जो डायमीटर जो कैलकुलेटेड है वो है 2.3 सेंटीमीटर के आसपास। ठीक है, तो ये इसका डायमीटर है। उसके बाद अब कॉर्निया और जो लेंस है उसके बीच में आपको एक स्पेस दिख रहा होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, इस स्पेस में क्या है, एक फ्लूइड फिल होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर। क्या होता है? एक्वस ह्यूमर। ठीक है, ये जो फ्लूइड होता है ये हमें हेल्प करता है जिससे कि जो लाइट का जो इंटरनल रिफ्लेक्शन हो वो ना हो। ठीक है, क्लैरिटीली पूरा लाइट हमारे आइज में क्या करे, एंटर करे। ठीक है, इसके बाद अब हम नेक्स्ट देखेंगे, जो हमारा देखो, मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर्स एट आउटर सरफेस ऑफ कॉर्निया। ठीक है, मतलब जो मैक्सिमम रिफ्रैक्शन होता है लाइट का, वो कहाँ हो जाता है, आउटर सरफेस ऑफ कॉर्निया पे। मतलब कॉर्निया पे जो ही क्या होता है, जितना लाइट का रिफ्रैक्शन होना होता है वो लगभग हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद सीधा वो क्या होती है, लेंस पे कलेक्ट करती है रेज। ठीक है, तो अब आगे देखेंगे हम क्या होता है। देखो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्रिस्टलाइन लेंस की। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन लेंस जो होता है वो हमारा क्या करता है, इसका मेन काम है वो फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है। क्या करता है? फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है, जिससे कि हम इजीली क्या करें, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को फोकस कर सके रेटिना पे और उसको हम इमेज बना सके। ठीक है, हम आगे करेंगे इसके बारे में बात, पहले हम स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले देखो यहाँ पे आपको आइरिस दिख रहा होगा। ठीक है, आइरिस लेबल्ड है। तो आइरिस क्या है, आइरिस एक डार्क मस्कुलर डायफ्राम लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्या है, डार्क मस्कुलर डायफ्राम लाइक स्ट्रक्चर। तो आइरिस बेसिकली क्या कर रहा है, देखो ध्यान से देखिए, इसका जो मेन काम है ना वो क्या करता है, ये कंट्रोल करता है साइज ऑफ द प्यूपिल को। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखिए यहाँ पे ये जो जो आपके पास डायग्राम है, इस डायग्राम में देखो ये आइरिस के मसल्स हैं, और वो उसके बीच में एक सर्कुलर पार्ट है जिसे हम प्यूपिल बोलते हैं। ठीक है, प्यूपिल भी लेबल्ड है, तो ये सर्कुलर पार्ट को ही क्या करता है, कंट्रोल करता है इसके कर्वेचर को। ठीक है, कितना ज़्यादा ये साइज बड़ा होगा प्यूपिल का, कितना छोटा होगा। आपने नोटिस किया होगा जब हम दूर देखते हैं तो हमारा प्यूपिल क्या है, एकदम डायलेट हो जाता है, पूरा फुल फ्लैजेड खुल जाता है। ठीक है, बड़ा हो जाता है। और अगर हम जैसे आपकी आंख पे मैंने टॉर्च मारी, आपकी आंख पे अगर मैं टॉर्च मारता हूँ तो आपका प्यूपिल क्या है, एकदम कॉन्ट्रैक्ट होकर छोटा सा हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो उतनी लाइट उसको नहीं चाहिए होती है। ठीक है, तो ये कंट्रोल कौन करता है, आइरिस का काम है इसको कंट्रोल करना। ठीक है,
तो ये जो आपको आइरिस का फंक्शन पता चल गया। उसके बाद हम देखते हैं प्यूपिल। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, देखो प्यूपिल क्यों कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहा है, उसका रीजन ये है कि प्यूपिल का काम ही क्या है, इट रेगुलेट्स एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन आई, मतलब कितना लाइट आई में एंटर करना चाहिए और कितना नहीं, वो कौन कंट्रोल करता है, प्यूपिल। ठीक है, इसका रीजन क्या है बच्चों, क्योंकि देखो हमारा जो रेटिना है उसके ऊपर होते हैं सेंसरी सेल्स। अब अगर ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट जाएगी हमारे आईज में अचानक से, तो वो क्या है, डैमेज भी हो सकते हैं। ठीक है, सेंसरी सेल्स क्या होते हैं, डैमेज भी हो सकते हैं अगर ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट हमारे आइज में जाए। तो ये देखो हमारे बॉडी में पहले से ही ये चीज़ सेल्फ डिसाइडेड है कि भाई जो अमाउंट ऑफ लाइट है वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वो कौन रेगुलेट करेगा, प्यूपिल। ठीक है, जब भी हमें हम बहुत ब्राइट लाइट में जाते हैं, ठीक है, तो ब्राइट लाइट में देखते हो अपनी अपनी आंखें खुद बंद होने लगती है। ठीक है, वो बंद इसलिए होती है क्योंकि प्यूपिल हमारा क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, छोटा हो जाता है, और वो कौन कराता है, आयरिस कराता है। ठीक है, क्योंकि प्यूपिल छोटा हो जाएगा तो जो लाइट का अमाउंट है, देखो ये आपका प्यूपिल है, मान लो ये छोटा हो गया तो लाइट का अमाउंट इसमें से कम पास करेगा, और वही अगर ये बड़ा हो जाए तो लाइट का अमाउंट इजीली ज़्यादा पास करेगा। ठीक है, तो ब्राइट लाइट में क्या है, डैमेज होने का चांस ज़्यादा होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, प्यूपिल को छोटा करते हैं और लाइट को कम रखते हैं। वैसे अगर हम अंधेरे रूम में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, आइज़ को पूरा डायलेट कर लेते हैं, खोल लेते हैं, जिससे कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट हमारी आंख में आ सके और जितना भी कुछ देख सकता है इमेज वो हम देख सके। ठीक है, तो ये इसका फंक्शन है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं आईलेंस पे। ठीक है, आईलेंस से पहले मैं आपको कुछ, ये आपको मसल्स दिख रही होगी यहाँ पे, सिलियरी मसल्स। ठीक है, ये सिलियरी मसल्स क्या करती है, इनका काम होता है लेंस के कर्वेचर को एडजस्ट करना। ठीक है, ये जो सिलियरी मसल्स है ये लेंस के कर्वेचर को क्या करती है, एडजस्ट करती है। इसके बारे में बताऊंगा कैसे होता है, ठीक है, जब हम पढ़ेंगे पावर ऑफ अकोमोडेशन। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं आईलेंस। तो आईलेंस हमारा क्या है, आईलेंस का जो मेन काम होता है, पहली बात तो ये फाइब्रस होता है, जेली लाइक होता है। ठीक है, आईलेंस जो हमारी होती है वो फाइब्रस होती है, जेली लाइक होती है, और इसका जो मेन काम है वो होता है, इट फॉर्म्स एन इन्वर्टेड रियल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। मतलब आईलेंस का काम क्या है, ये एक इन्वर्टेड रियल इमेज बनाता है रेटिना पे। ठीक है, जिसको फिर हम प्रोसेस करके ब्रेन तक भेजते हैं और फिर हम क्या करते हैं, उस चीज़ को देख पाते हैं। ठीक है, अब रेटिना जब आई गया तो रेटिना के बारे में देख लेते हैं। तो भाई रेटिना क्या है, रेटिना हमारा है एक डेलिकेट मेम्ब्रेन होती है आई के अंदर। ठीक है, आपको दिख रहा होगा लास्ट पोर्शन जो है, जो येलो येलो कलर की लेयर दिख रही है लास्ट में अंदर, उसको हम रेटिना बोलते हैं। ठीक है, अब रेटिना का जो काम है वो क्या है, वहां पे जाके क्या बनती है, इमेज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जो भी लेंस हमारे फोकस करती है रेस को, वो कहाँ करती है, रेटिना पे। ठीक है, रेटिना एक तरह से लेंस का फोकस पॉइंट होता है। ठीक है, जब भी लेंस हमारी फोकस करती है वो कहाँ करती है, रेटिना पे। ठीक है, अब रेटिना पे फोकस करती है तो वहीं जाके क्या बनती है, इमेज। और कैसी इमेज बनती है, रियल और इन्वर्टेड। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो होता क्या है, जो हमारी रेटिना होती है ना, उसकी जो मेम्ब्रेन होती है उस पे होते हैं लाइट सेंसिटिव सेल्स। ठीक है, अब ये जो लाइट सेंसिटिव सेल्स, इनको हम क्या बोलते हैं, रॉड्स और कोन्स। ठीक है, इसके बारे में आप फर्दर क्लासेस में पढ़ोगे। तो लाइट सेंसिटिव सेल्स क्या होते हैं, जैसे ही इस पे लाइट पड़ती है तो वो क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, और क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का फॉर्मेशन। अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का फॉर्मेशन जैसे ही होता है, ये सिग्नल्स ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू कहाँ जाते हैं, ब्रेन के पास। ठीक है, द सिग्नल्स आर सेंट टू ब्रेन वाया द ऑप्टिक नर्व एंड देन द ब्रेन प्रोसेस द इमेज। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सिग्नल प्रोड्यूस्ड। उसके बाद अब ध्यान से देखो, नोट यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि एनी डैमेज और मैल फंक्शन ऑफ विजुअल सिस्टम, मतलब अभी तक जो भी आपने विजुअल सिस्टम पढ़ा हमारे आई का, इसमें से अगर कोई भी पार्ट डैमेज हो जाता है तो इट लीड्स टू विजुअल लॉस। ठीक है, पार्शियल या फिर परमानेंट लॉस। ठीक है, डिपेंड करता है कि किस टाइप का डैमेज हुआ है। तो ये आपका पूरा स्ट्रक्चर ऑफ आई है, और इसमें देखो ये लेंस और रेटिना के बीच में भी एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस है, जिसको हम क्या बोलते हैं, विट्रस ह्यूमर। ठीक है, इस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, विट्रस ह्यूमर। ठीक है, तो कॉर्निया और लेंस के बीच में एक्वस ह्यूमर, और लेंस और रेटिना के बीच में विट्रस ह्यूमर। ठीक है, ये फ्लूइड क्या करते हैं, हमारे आईबॉल की शेप को मेंटेन रखने में काम आते हैं, प्रेशर मेंटेन रखते हैं, जैसे कि आईबॉल का प्रेशर मेंटेन रहे और हमें देखने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये इसका फंक्शन है। अब हम चलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन पे। ठीक है, किस पे, पावर ऑफ अकोमोडेशन। जब भी हमें अब दूर का देखना होता है तो हम क्या करते हैं, अपने आइज़ को थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं कि हाँ ठीक है, आराम से हम देख सकते हैं। लेकिन जब हम कोई पास की चीज़ देखते हैं तो हम क्या करते हैं, अपनी आइज़ को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उस पर फोकस करते हैं। ठीक है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है बार बार, ठीक है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ अकोमोडेशन। मतलब हमारी आई खुद को सेटल करती है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, अब होता क्या है, देखो जो हमारा आई लेंस है ना, वो फाइब्रस होता है, जेली लाइक होता है, तो इसका कर्वेचर क्या है, चेंज हो सकता है। इट कैन बी मॉडिफाइड बाय द सिलियरी मसल्स। ठीक है,
अब ये जो चेंज इन कर्वेचर है ना, ये क्या करता है, फोकल लेंथ को चेंज करता है, ठीक है। अब कैसे करता है वो हम देखते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, जो हमारी मसल्स हैं, सिलियरी मसल्स, इसकी बात करेंगे हम। सिलियरी मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से ही सारा काम होता है। तो जब भी हमारी जो सिलियरी मसल्स है वो रिलैक्स कंडीशन में होती है, ठीक है। तो रिलैक्स कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा ये है, जो लेंस है वो क्या होता है, थिन होता है, ठीक है। अब लेंस के थिन होने की वजह से क्या होता है, फोकल लेंथ बढ़ा हुआ रहता है, फोकल लेंथ इंक्रीजेस, ठीक है। तो इससे हम क्या करते हैं, वी कैन सी द फार अवे इमेजेस। आपने पढ़ा होगा जो लाइट चैप्टर इससे पहले, उसमें क्या देखा होगा कि जब भी हम दूर की चीज़ देखनी होती है तो सारा काम फोकस का है। अगर हम फोकस को बहुत दूर तक ले जाएंगे तो हम इजीली उसको देख सकते हैं। तो देखो, सिलियरी मसल्स क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं, लेंस को थिन करते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए ये आपके लेंस है, ये आपके लेंस है, अब इसको थिन करना है। मतलब थिन मतलब कि इन द सेंस उसकी लेंथ बढ़ जाएगी ऐसे। थिन मतलब कि ये इंक्रीज होना लेंथ, तो लेंथ इंक्रीज होगी तो कर्वेचर भी बढ़ेगा, और कर्वेचर बढ़ेगा तो फोकल लेंथ भी बढ़ेगा। अब फोकल लेंथ बढ़ेगा तो आप दूर की चीज़ आसानी से देख पाओगे, ठीक है। तो वेन एवर सिलियरी मसल्स रिलैक्स, द फोकल लेंथ इंक्रीजेज एंड वी कैन सी द फार अवे ऑब्जेक्ट्स। अब देखो, जब भी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि छोटी होना, अब छोटा होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो कर्वेचर भी छोटा हो जाएगा, तो फोकल लेंथ क्या है, पास आ जाएगा। तो फोकल लेंथ पास आ जाएगा तो हम पास की चीज़ें आसानी से देख पाएंगे, ठीक है। तो ये होता है सिस्टम इसका। ये आपका पावर अकोमोडेशन खत्म हो चुका है, ठीक है। अब देखो, अकोमोडेशन की मैंने यहाँ डेफिनेशन भी दी है। क्या बोला है कि इट इज़ द एबिलिटी ऑफ आई टू एडजस्ट फोकल लेंथ। देखो बता दिया मैंने, कोई बड़ी बात नहीं है। अब एक कंसेप्ट क्या आता है कि द मिनिमम डिस्टेंस एट विच एन ऑब्जेक्ट इज क्लियरली सीन विदाउट स्ट्रेन इज कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है। अब ये क्या बोलता है कि हमारी आईज है ना, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक देख सकती है पास में, और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक देख सकती है दूर में। मतलब लिमिट्स है, ऑब्वियसली हम ऐसा तो है नहीं कि हम कुछ भी देख सकते हैं, ठीक है। तो पास की भी एक लिमिट है और दूर की भी लिमिट है। अब दूर की तो क्या है, हम इन्फानाइट तक बोलते हैं। दूर की जो हमारी लिमिट होती है देखने की, उसे हम क्या बोलते हैं, इन्फानाइट, ठीक है। इन्फानाइट तक हम देख सकते हैं, तो वो होता है फार पॉइंट, हमारे आईज का फार पॉइंट होता है। फिर एक होता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जिसे हम नियर पॉइंट बोलते हैं। तो नियर पॉइंट हमारा क्या होता है, 25 सेंटीमीटर के आसपास होता है। मतलब 25 सेंटीमीटर तक हम क्लियरली क्या, बिना स्ट्रेन के, ठीक है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट इज क्लियरली सीन विदाउट स्ट्रेन, मतलब बिना किसी कॉन्ट्रैक्शन के, वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर तक हम आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अब देखो, एक कंडीशन होती है कैटरैक्ट, ठीक है। कैटरैक्ट क्या होता है, कैटरैक्ट में होता है जो हमारी जो क्रिस्टलाइन लेंस होती है, तो एट ओल्ड एज, मतलब जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, बूढ़े होने के बाद, इट बिकम्स मिल्की एंड क्लाउडी, ठीक है। मतलब क्या हो जाती है, मिल्की और क्लाउडी हो जाती है। क्यों हो जाती है, इसके ऊपर है ना एक प्रोटीन की लेयर बनने लगती है, क्रिस्टलाइन लेंस पे प्रोटीन की लेयर बन जाती है, ठीक है। उस वजह से क्या होता है, पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन टेक्स प्लेस। मतलब जो लेयर वो जम जाती है तो हमारा विजन क्या है, खत्म हो जाता है, या तो टेम्पररी या फिर परमानेंट, ठीक है। अब इसको हम सही भी कर सकते हैं बाय कैटरैक्ट सर्जरी। कैटरैक्ट सर्जरी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसको सही कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन, ठीक है। डिफेक्ट्स ऑफ विजन में हमारे देखो क्या क्या है भाई, हम बेसिकली 3 डिफेक्ट्स पढ़ते हैं, ठीक है। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेस बायोपिया, ठीक है। अब देखो होता क्या है, डिफेक्ट्स ऑफ विजन में हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे, मायोपिया की बात करेंगे, ठीक है। तो मायोपिया में हमारा क्या है, इसको हम बोलते हैं नियर साइटेडनेस। क्या बोलते हैं, नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस क्या होता है दोस्तों, देखो, अब देखो यहाँ पे क्या है ना, फिर से एक मिसनोमर यूज हुआ है। देखो साइंस में आपको पता है, मिसनोमर मतलब जो एक्चुअली में नाम अलग है, उसका फंक्शन अलग। देखो, नियर साइटेडनेस बोला तो है, लेकिन इसमें होता क्या है कि वी कैन नॉट सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, ठीक है। इसमें उल्टा चलता है, नियर साइटेडनेस मतलब हम दूर का नहीं देख सकते क्लियरली। अब होता क्या है, हमारा जो फार पॉइंट है, फार पॉइंट है वो क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है आगे की तरफ। मतलब जहाँ तक हम देख सकते थे उससे भी ज़्यादा शिफ्ट पीछे हो जाता है एक्चुअली में, तो हम उसको क्लियरली नहीं देख पाते, ठीक है। इमेज फॉर्म्ड एट फ्रंट ऑफ रेटिना। अब इसमें कंडीशन क्या आ जाती है, देखो आप डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, डायग्राम में देखिए, इसमें क्या होता है मायोपिया में कि जो इमेज बनती है ना, वो रेटिना से आगे ही बन जाती है। मतलब रेटिना पे नहीं बनती, तो रेटिना पे इमेज नहीं बनेगी तो हमारा प्रोसेस सिग्नल मतलब बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको रेटिना पे लाने के लिए हम क्या करते हैं, एक लेंस यूज करते हैं। अब देखो ये डिफेक्ट आता कहाँ से, इट अराइजेस ड्यू टू एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, ठीक है। अगर कर्वेचर ज़्यादा हो जाता है, देखो कर्वेचर ज़्यादा मतलब कि ये ज़्यादा हो गया, ऐसे ज़्यादा हो गया तो फोकल लेंथ आगे की तरफ चला जाएगा। अब मान लो हमारा फार पॉइंट यहाँ था, अब फोकल लेंथ यहाँ को चला गया, अब हम यहाँ की चीज़ तो क्लियरली देख नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, जब फोकल लेंथ आगे चला जाता है
तो अब वो रेटिना से इधर शिफ्ट हो जाता है। अब रेटिना से इधर शिफ्ट हो गया तो रेटिना की तरफ वापस लाने के लिए हम क्या करते हैं, कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। क्या करते हैं, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस की मदद से हम क्या करते हैं, उसको वापस रेटिना की तरफ ला सकते हैं। ठीक है, फोकस को रेटिना पे ला देते हैं और फिर इमेज बन जाती है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम देखते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, फार साइटेडनेस। मतलब फार साइटेडनेस मतलब कि हम पास का नहीं देख पाएंगे, मैंने बताया था उल्टा है, वी कैन नॉट सी द नियरली ऑब्जेक्ट्स। अब होता क्या है, अब इसमें क्या होता है, जो नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर से आगे चला जाता है। मतलब जहाँ पे एक्चुअली में बनना था नियर पॉइंट, वहाँ नहीं बन के कहीं और बनता है। ठीक है, अब ये किस लिए होता है, ड्यू टू टू लॉन्ग फोकल लेंथ। मतलब फोकल लेंथ बढ़ जाता है एंड आई बॉल बिकम स्मॉल। अब देखो छोटा हो जाएगा तो आई बॉल क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, और उस वजह से फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगा। तो ये चलता है सिस्टम। अब इसको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं, इसके लिए हम यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस यूज करके हम इसको करेक्ट कर सकते हैं। आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। ठीक है, फोकल लेंस से थोड़ा मतलब नियर पॉइंट से थोड़ा दूर चला जाता है, तो इसको पास लाने के लिए हम क्या करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। जिससे कि जो हमारे वो है, मतलब इसमें जो ये बनता है, क्या कहते हैं, इसमें जो जहाँ इमेज बनती है वो एक्चुअली में रेटिना के पीछे बनती है। रेटिना के पीछे बनती है, अब इस वजह से हम क्या करते हैं, उसको वापस इधर लेके आते हैं रेटिना की तरफ बाय यूजिंग द कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट अब हम देखेंगे आगे। तो स्टूडेंट्स नाउ विल स्टडी अबाउट द प्रेस बायोपिया। ठीक है, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर क्या होता है, ड्यू टू एजिंग, मतलब जब भी जो हमारे ओल्ड एज पर्सन्स होते हैं तो एजिंग की वजह से ये यूजुअल डिक्लाइन होता है। एक्चुअली में होता ये है कि जो हमारी सिलियरी मसल्स होती है उनके अंदर वीकनिंग आ जाती है। ठीक है, ड्यू टू एजिंग। तो ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ द सिलियरी मसल्स दैट कैन नॉट अकोमोडेट नियरर विजन। ठीक है, होता क्या है कि जब भी सिलियरी मसल्स के क्या है, वीकनिंग आ जाती है, तो वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती। तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी, जो नियरर विजन वो पहले हमें प्रोवाइड करती थी, अब वो हमें नहीं दे पाएगी। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, पास की चीज को ध्यान से नहीं देख सकते। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है प्रेस बायोपिया में। इट अकर्स ड्यू टू एजिंग। ये फिक्स आपने देखा होगा, नॉर्मली जितने भी आपके जैसे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं तो उनको हमेशा पास का चश्मा होता है व्हेन दे रीड और डू समथिंग, क्योंकि वो ओल्ड एज की वजह से एक कंडीशन होती है जो हमेशा आती ही है। ठीक है, अब सम टाइम क्या होता है, सम टाइम पर्सन सफर फ्रॉम बोथ द मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें किसी बंदे को मतलब मायोपिया भी हो जाता है और हाइपरमेट्रोपिया भी, मतलब फार साइटेड एज वेल एज नियर साइटेडनेस। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होता है, उसको दोनों देखने में प्रॉब्लम होती है, दूर की चीजें भी और पास की चीजें भी। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमने क्या निकाला, एक बायोफोकल लेंस का इन्वेंशन किया, जो कि इसके अंदर दोनों चीजें होती है, कॉन्वेक्स लेंस भी और कॉनकेव लेंस भी। ठीक है, तो ये करेक्ट करती है इस प्रॉब्लम को। कॉनकेव लेंस होता है वो अपर पोर्शन में लगा होता है, जो स्पेक्टिकल बनते हैं तो अपर पोर्शन में कॉनकेव लेंस होता है जो कि हमें डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स को देखने में काम आता है, और लोअर पोर्शन में कॉन्वेक्स लेंस होता है जो कि हमें क्लोजर पोर्शन मतलब जो क्लोजर पोजीशंस के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको देखने में काम आता है। ठीक है, उसके बाद अब देखो डिफेक्ट्स ऑफ जो विजन है उसको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं। एक तो हम स्पेक्स का यूज कर सकते हैं, दूसरा हम कॉन्टेक्ट लेंस लगा सकते हैं, और तीसरे अगर जो ज्यादा प्रॉब्लम है किसी को या फिर किसी को परमानेंट उसका क्योर करना है तो दे कैन डू द सर्जरीज। ठीक है, लेजिक सर्जरीज, आजकल बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ गई है। इसके बाद हम देखते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। ठीक है, अब ये है हमारा प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म क्या है, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट बताता है रिफ्रैक्शन का। ठीक है, यहाँ पे हम बेंडिंग ऑफ लाइट देखेंगे कि कैसे लाइट का अपना पाथ बेंड करती है ड्यू टू डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस। मतलब मीडियम के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डिफरेंस की वजह से लाइट अपना पाथ क्या कर लेती है, डेविएट कर लेती है। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि जब भी लाइट क्या करती है, रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है, तो आपने पढ़ा है रिफ्रैक्शन में कि क्या होता है कि लाइट अपना पाथ क्या करती है, बेंड करती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, और जब भी टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, और जब भी लाइट डेंसर से रेयरर में जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्या करती है, बेंड होती है। तो ये रिफ्रैक्शन का कंसेप्ट है जो आपने लाइट चैप्टर में पढ़ा होगा। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे ये प्रिज्म है आपका, प्रिज्म का कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, और यहाँ साइड में इसकी क्या है, सराउंडिंग में एयर है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट है। तो एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या होता है, रेयरर होता है, और इसका जो है वो डेंसर मीडियम होता है। अब देखो लाइट यहाँ से आई तो यहाँ पे इंसिडेंट करा। ठीक है, तो ये क्या बना हमारा, एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, हम कैसे एंगल फाइंड करते हैं, नॉर्मल बना के। ठीक है, जहाँ पे इंसिडेंट होता है वहां पे हम क्या बनाते हैं, नॉर्मल, और नॉर्मल से हम देखते हैं कितना एंगल बना, उसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अब देखो जैसे ही रेयरर से डेंसर में आई तो ये अपना नॉर्मल था, तो मैंने क्या बोला, जब भी डेंसर में आती है तो नॉर्मल के पास बेंड होती है, तो ये नॉर्मल है। इसके पास क्या हुई, हालांकि लाइट को जाना इधर था लेकिन ये कहाँ बेंड हो गई, नॉर्मल के पास। ठीक है, फिर जैसे ही डेंसर से रेयरर की तरफ क्रॉस करने वाली थी तो देखो ये नॉर्मल से दूर जा रही है, क्यों, क्योंकि ये डेंसर से रेयरर मीडियम में गई है। ठीक है, तो इस तरह से बेंडिंग ऑफ लाइट होता है। तो लाइट क्या करता है,
प्रिज्म क्या करता है, लाइट के पाथ को क्या कर देता है, बेंड कर देता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ ये एंगल्स है जो हमें पढ़ने हैं, ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स है जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे प्रिज्म के। जैसे जो भी हमारा प्रिज्म होता है, तो प्रिज्म का जो ये दो साइड्स होते हैं, इनके बीच में जो एंगल बनता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म, जो कि मैंने ए से डिनोट किया है। उसके बाद देखो, नॉर्मल से जो इंसिडेंट रे एंगल बनाती है वो क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। और नॉर्मल से जो एमरजेंट रे बनाती है एंगल, वो होता है एंगल ऑफ एमरजेंस, ठीक है। यहां से एमर्ज हो रही है। और जो दो अंदर क्या बनते हैं, रिफ्रैक्टिव एंगल्स, एक तो इंसिडेंट के पास और एक एमरजेंट के पास, इनको हम क्या बोलते हैं, R1 R2, दैट इज रिफ्रैक्शन एंगल्स, ठीक है। अब देखो होता क्या है, लाइट देखो, लाइट यहां से सीधी जानी थी, लाइट जब आई थी तो उसे कहां जाना था, सीधा, लेकिन वो बेंड होके कहां चली गई, यहां पे, ठीक है। मतलब जिस पाथ से आई थी उसी पाथ में वापस रिट्रैक्ट हो गई, कैसे, ड्यू टू द प्रिज्म। अब ये जो बेंडिंग हुई ना लाइट की, भाई देखो, अब ये बेंड कहां से हम कैलकुलेट करेंगे, जब यहां से मैं इस इंसिडेंट रे को आगे एक्सटेंड करूंगा और एमरजेंट रे को पीछे एक्सटेंड करूंगा। अब देखो इतना ज्यादा डेविएट हुई है लाइट, मतलब हालांकि एक्चुअल पाथ लाइट का ये होना चाहिए था, लेकिन पाथ क्या हुआ, ये, तो डेविएशन कितना आया, इतना। तो इसी एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। इससे हम पता करते हैं कि लाइट का जो पाथ था उसमें कितना डेविएशन आया है, ठीक है। तो यहां पे आपका ये जनरल इसका कंसेप्ट खत्म होता है। इसके बाद हम देखते हैं रिफ्रैक्शन की वजह से जो लाइट का डिस्पर्जन होता है। देखो ये प्रिज्म क्या करता है, अब जैसे आपने देखा कि लाइट को इसने बेंड कर दिया, वैसे जब हम प्रिज्म पे व्हाइट लाइट प्रोजेक्ट करते हैं तो प्रिज्म क्या करता है, व्हाइट लाइट को स्प्लिट कर देता है, ठीक है। बाय द रिफ्रैक्शन प्रिज्म प्रोबेबली स्प्लिट द इंसिडेंट व्हाइट लाइट इनटू बैंड ऑफ कलर्स, ठीक है। ये एक स्पेक्ट्रम बनाता है लाइट का, ठीक है। क्या बनाता है, स्पेक्ट्रम। अब इस स्पेक्ट्रम की वजह से क्या होता है, जो लाइट है वो 7 कलर्स में डिविएट हो जाती है। कैसे, देखो ये आपके पास 7 कलर्स को याद करने का तरीका है विबग्योर। ये एक पैटर्न बनाता है विबग्योर, जिसमें क्या होता है, वॉयलेट से लेकर रेड तक कलर सेपरेट हो जाते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ठीक है। ये 7 कलर्स का बैंड है जो कि प्रिज्म बनाता है बाय डिस्पर्जिंग द व्हाइट लाइट, ठीक है। तो व्हाइट लाइट के डिस्पर्जन से ये बैंड बनता है, और इस बैंड से ही हमें पता चलता है कि यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम बना है, मतलब रिफ्रैक्शन हुआ है लाइट का, ठीक है। उसके बाद देखो ये जो डिस्पर्जन का जो फिनोमिना था, ये आप किसने पहले सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था, न्यूटन ने। न्यूटन हमारे जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया था स्पेक्ट्रम को, ठीक है। और उन्होंने एक और चीज देखी थी, इन्होंने क्या देखा था कि जब भी इन्होंने मतलब एक प्रिज्म के साथ दूसरा आइडेंटिकल प्रिज्म लेकिन इन्वर्टेड पोजीशन में लगाया, तो जो व्हाइट लाइट पहले डिस्पर्स हुई थी वो बाद में वापस क्या हो गई, असेंबल होके व्हाइट लाइट में कन्वर्ट हो गई। इसका आपका फिनोमिना देखो, डायग्राम को देखो ध्यान से, यहाँ पे दिख रहा होगा डायग्राम में, देखिए जो दो प्रिज्म है, एक अपराइट पोजीशन में, एक डाउनवर्ड पोजीशन में है। तो यहाँ से व्हाइट लाइट आई, फिर डिस्पर्स हुई, उसके बाद वापस इस प्रिज्म में गई, फिर वापस असेंबल होके और व्हाइट लाइट में कन्वर्ज हो गई, ठीक है। तो इस तरह से आइडेंटिकल प्रिज्म्स को लेकर न्यूटन ने बताया था कि रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है। और स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट भी आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, जो व्हाइट लाइट हमने 7 कलर्स देखे स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब जैसे आपने देखा होगा कि जब सनलाइट आती है तो सनलाइट में आप डिफरेंट फिनोमेना देखते हो। जैसे एकदम नून, अब आफ्टरनून का टाइम होता है तो उस टाइम प्रॉपर व्हाइट लाइट होती है, लेकिन इवनिंग और मॉर्निंग में क्या है, डिफरेंट कलर्स आपको दिखते हैं। उसका रीजन आप आगे पढ़ोगे एक्चुअली में क्या होता है, रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, ठीक है। अब ये जो डिस्पर्जन का एक और फिनोमेना है, ये हम रेनबो में भी देखते हैं। मतलब रेनबो इज ए नेचुरल प्रिज्म, ठीक है। मतलब रेनबो जो बनता है वो बनता है, एक नेचुरल फिनोमिना होता है जिसमें वाटर ड्रॉपलेट्स क्या करते हैं, एक्ट करते हैं एज ए नेचुरल प्रिज्म और रिफ्रैक्ट करते हैं लाइट को, और क्या बनाते हैं, 7 कलर्स का बैंड बनाते हैं, ठीक है। अब देखो होता क्या है रेनबो में, ध्यान से देखिए। रेनबो में जो फिनोमिना होता है ना, वो हमारा होता है कि द ड्रॉप्स एक्ट्स लाइक प्रिज्म। मतलब जो वाटर ड्रॉप्स होते हैं एटमॉस्फेयर में, जब बारिश होती है तो वाटर ड्रॉप्स होते हैं, तो वाटर ड्रॉप्स क्या करते हैं, प्रिज्म की तरह एक्ट करते हैं। अब होता क्या है, जब भी लाइट वाटर ड्रॉप्स पे पड़ती है ना, तो दे रिफ्रैक्ट। सबसे पहले क्या होता है, रिफ्रैक्शन। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या होता है, रिफ्रैक्शन। मतलब वाटर के जो ड्रॉप का जो सरफेस है वहां पे लाइट रिफ्रैक्ट करती है और डिस्पर्स होती है 7 कलर में, ठीक है। डिस्पर्स होने के बाद वो क्या होती है, इंटरनली रिफ्लेक्ट होती है। मतलब ड्रॉप के अंदर ही क्या होता है, उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR जिसे हम बोलते हैं, इसका फिनोमिना, ठीक है। और उसके बाद वापस ड्रॉप के सरफेस से बाहर ये रिफ्रैक्ट होके और क्या प्रोजेक्ट करती है, रेनबो, ठीक है। अब रेनबो की खास बात क्या है कि ये हमेशा अपोजिट टू द सन बनता है। क्यों, क्योंकि देखो लाइट जब आई ड्रॉप के पास और ड्रॉप से इंटरनल रिफ्लेक्ट होकर अपोजिट डायरेक्शन में चली गई, तो मतलब सन का जो फेस था वो इधर था और रेनबो कहां बनेगा, इस तरफ। क्योंकि भाई आई तो यहाँ पे होगी, तो आई की तरफ विजन किधर दिखेगा, इधर। तो मतलब रेनबो हमें दिखेगा इस तरफ, और सन कहाँ है, इस तरफ। तो हमेशा अपोजिट टू द सन बनता है, ठीक है, इस तरह से। नाउ विल स्टडी द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कुछ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के फिनोमिना, जिसमें क्या होता है, नेचुरली क्या होता है, एटमॉस्फेयर क्या करता है,
लाइट का जो सोर्स है उसको रिफ्रैक्ट करता है और कुछ डिफरेंट फिनोमेना हम ऑब्जर्व करते हैं। जैसे आपने देखा होगा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, सबसे पहला एग्जांपल है। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्यों होता है? एक्चुअली में हमारा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है, वो लेयर्स में होता है। आपने देखा होगा ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, तो ऐसे 4-5 लेयर होती है एटमॉस्फेयर की, ओजोन होती है। तो इस लेयर्स की वजह से क्या होता है ना कि जो जो उस पोर्शन में जो एयर प्रेजेंट होती है वहां पे क्या है, डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बन जाता है, ठीक है, वेरियस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो भी एक पैटर्न में, ठीक है। अब उस वजह से क्या होता है, जो सन मतलब स्टार से जो लाइट आती है, डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, स्टार से जो लाइट आती है वो लाइट क्या करती है, बेंड होती जाती है, ठीक है। हॉरिजॉन से जब वो टकराती है तो बेंड होती जाती है ड्यू टू रिफ्रैक्शन, और बेंड होते 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 हमारी जब आइज तक पहुंचती है ना तो हमें उसकी एक्चुअल पोजीशन कुछ और दिखती है। मतलब स्टार एक्चुअली में यहाँ पे था लेकिन हमें कहाँ दिखेगा, यहाँ पे, ड्यू टू द बेंडिंग ऑफ लाइट रेस, ठीक है। अब इस वजह से क्या होता है, हम एक्चुअल पोजीशन नहीं देखते कभी स्टार की, हम क्या देखते हैं, उसकी अपैरेंट पोजीशन। अब होता क्या है, ट्विंकलिंग इसलिए होती है क्योंकि जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, पहली बात तो वो स्टेशनरी नहीं है। क्यों? क्योंकि अर्थ भी रोटेट करता रहता है, ठीक है, प्लस उसका एटमॉस्फेयर भी स्टेशनरी नहीं है। तो ड्यू टू द वेरिएशन इन द एटमॉस्फेयर, मतलब जो लेयर है उसके अंदर, तो इस वजह से क्या होता है, लाइट क्या होती है, डिफ्लेक्ट होती है। ड्यू टू अपेरेंट पोजीशन एंड डिफ्लेक्शन हमें क्या दिखते हैं, जो स्टार्स होते हैं वो ट्विंकल करते हुए नजर आते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने दूसरा फिनोमेना देखा होगा, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट का। मतलब आपने देखा होगा जब भी सनराइज होता है तो मतलब लाइट पहले आ जाती है, सन बाद में उगता है, ठीक है, ऐसा होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि जब भी जो सन है वो हॉरिजॉन से नीचे होता है, मतलब उस टाइम विजिबल कंडीशन में नहीं होता, लेकिन लाइट क्या होती है, उस पर आके बेंड होके हमारी आइज में आ जाती है, हॉरिजॉन से नीचे ही। तो पहले लाइट आ जाती है, सन बाद में उगता है, ठीक है, इस तरह से। और वैसे ही क्या होता है, सन पहले सनसेट हो जाता है, लेकिन जो मतलब शाम होती है वो बाद में होती है, मतलब जो अंधेरा बाद में होता है। क्यों? क्योंकि सन के डूबने के बाद भी क्या होता है, जो हॉरिजॉन से लाइट बेंड होके हमारे अर्थ तक आ रही होती है हमारे पास, इस तरह से। तो ये होता है एडवांस सनराइज का कंसेप्ट। उसके बाद हम देखते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट में देखो, हमने टिंडल इफेक्ट वैसे ही पढ़ा हुआ है। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, ड्यू टू द कोलॉइडल पार्टिकल्स, जो कोलॉइड के जो रेंज के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, लाइट को स्कैटर करते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो एक्चुअल में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं ना उनका जो साइज होता है और लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो मैच होनी चाहिए, या ठीक है, या उससे बड़ी नहीं होनी चाहिए, उससे छोटी ही होनी चाहिए, तभी वो लाइट को क्या करेगा, स्कैटर करेगा, ठीक है। तो ये लाइट मतलब जो पार्टिकल जिस वेवलेंथ की लाइट को स्कैटर करता है उसी टाइप का कलर वो प्रेजेंट करता है, सामने प्रोजेक्ट करता है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट चलता है एक्चुअल में। अब होता क्या है, देखो स्काई में हमारे पास, आपने देखा होगा, कलर ऑफ क्लियर स्काई इज ब्लू। हालांकि स्पेस तो ब्लैक है लेकिन हमें स्काई का कलर क्या दिखता है, ब्लू। क्यों? क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स हैं एयर के, वो क्या है, स्मॉल होते हैं और कोलोइडल रेंज के होते हैं, और वो क्या कर सकते हैं, स्कैटर द शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ ब्लू लाइट, ठीक है। क्योंकि ब्लू लाइट की वेवलेंथ क्या होती है, सबसे कम होती है, और रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज्यादा। तो जो स्मॉलर पार्टिकल्स है दे कैन स्कैटर द शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ लाइट, और शॉर्टर वेवलेंथ में कौन आते हैं, ब्लू लाइट। इसलिए हमें स्काई क्या होता है, ब्लू अपीयर होता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम जो पार्टिकल्स क्या कर रहे होते हैं, ब्लू लाइट को स्कैटर करते हैं, ठीक है। और सेकंड आपने देखा होगा जो रेडिश अपीयरेंस एट मॉर्निंग और इवनिंग, मतलब आपने मॉर्निंग और इवनिंग में देखा होगा कि सनलाइट क्या है, जो रेड होती है या फिर येलोइश अपीयरेंस आता है, वो इसलिए आता है क्योंकि मॉर्निंग या फिर इवनिंग, सनराइज और सनसेट के टाइम पे जो सन होता है वो हमारे जो अर्थ के हॉरिजॉन है उससे नीचे होता है। हालांकि वो हमें नहीं दिखना चाहिए। तो होता क्या है कि जितनी लाइट उसकी आती है सनलाइट की, तो उसमें से क्या है, जो शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट है वो पहले स्कैटर हो जाती है, ब्लू लाइट उससे सेपरेट हो जाती है, और लास्ट तक जो पहुंचती है ना वो एक्चुअल में क्या पहुंचती है, जो लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट है। क्योंकि लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट ज़्यादा ट्रैवल करती है, ठीक है। तो लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट जो हमारे पास रेड लाइट है वो ज़्यादा देर तक पहुंचती है। तो इसलिए हमें जो मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम में क्या होता है, सनलाइट का रेडिश अपीयरेंस दिखता है ड्यू टू द वेवलेंथ, ठीक है। हायर वेवलेंथ की लाइट लास्ट तक स्टैंड करती है और जो शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट है वो स्कैटर हो जाती है, ठीक है। तो ये आपका फिनोमिना था स्कैटरिंग का। ये आपका चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। इसके नोट्स आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।